हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टॉपिक है संप्रभुता सिद्धांत पर। एक तो संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं और एक है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं। 101% गारंटी है, दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम के अंदर। तो देखिए, क्वेश्चन देखिए। संप्रभुता राज्य का एक अत्यंत आवश्यक तत्व है तथा इसके अभाव में किसी स्वतंत्र राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करता है। राजनीति शास्त्र के सभी विचारकों ने इस पर विचार किया है, परंतु संप्रभुता सिद्धांत पर सबसे अधिक विस्तृत विवेचन ऑस्टिन ने किया है। आगे देखिए, ऑस्टिन इंग्लैंड के प्रसिद्ध विधिशास्त्री थे, जिन्होंने 1832 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक विधिशास्त्र पर व्याख्यान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेक्चरर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, का प्रकाशन किया था। इसी पुस्तक में ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को एकत्ववाद के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरे राज्य में एक ही संप्रभु शक्ति होती है, ठीक है, और वो होता है कानूनी संप्रभु। मतलब कानून या संविधान के द्वारा जिसको शासन की संपूर्ण शक्तियां प्रदान की जाती है वही संप्रभु होता है। इसलिए इसके सिद्धांत को बोलते हैं एकत्ववाद का सिद्धांत। अब देखिए ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत, और सबसे पहले ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की परिभाषा। अब ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत की क्या परिभाषा दी है, देखिए। ऑस्टिन ने संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहा है, क्या कहा, देखिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। यदि किसी समाज का अधिकांश भाग एक निश्चित मानव श्रेष्ठ की आज्ञा का साधारणतया पालन करता है और उस निश्चित मानव श्रेष्ठ को साधारणतया किसी अन्य मानव श्रेष्ठ की आज्ञा नहीं माननी पड़ती है, तो उस समाज में वह निश्चित व्यक्ति प्रभुत्व संपन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी मनुष्य सहित एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज होता है। तो इसमें 2 बातें बताइए। एक तो संप्रभु कौन होता है, संप्रभु जो है राज्य में संप्रभु कौन होता है। दूसरा बात, राज्य किसको बोलते हैं। तो 2 बातें हैं, राज्य किसको बोलते हैं, एक तो संप्रभु, ठीक है, और दूसरा वो समाज। संप्रभु और समाज दोनों को मिलाकर के क्या बन जाता है, एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज बन जाता है, ये ऑस्टिन के अनुसार। अब उसने संप्रभुता की क्या परिभाषा दी है, संप्रभु किसको माना है कि अगर किसी समाज के अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर अधिकांश लोग अगर किसी व्यक्ति विशेष की, जिसको उसने निश्चित मानव श्रेष्ठ कहा है, तो किसी व्यक्ति विशेष की अगर आज्ञा का पालन करते हैं, स्वाभाविक रूप से करते हैं, और वो जो व्यक्ति विशेष होता है वो ऑर्डर देता है, ऑर्डर लेता नहीं है, ठीक है, तो वो उस समाज के अंदर वो जो व्यक्ति विशेष है वो संप्रभुता संपन्न माना जाता है, और वो समाज और वो संप्रभु मिलकर के स्वतंत्र राजनीतिक समाज का निर्माण करते हैं। अब देखिए ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के मुख्य तत्व या विशेषताएं। तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं। पहली विशेषता है संप्रभुता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। ऑस्टिन ने क्या माना है, संप्रभुता को राज्य का एक आवश्यक तत्व माना। देखिए ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य का परम आवश्यक तत्व है। किसी भी समुदाय को राज्य का रूप ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास सर्वोच्च सत्ता हो। बिना इस सर्वोच्च सत्ता के उसे राज्य नहीं कहा जा सकता है। संप्रभुता से ही एक समाज एक राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज का रूप धारण करता है। संप्रभुता ही राज्य का सार है। तो देखिए आपको पता है कि राज्य के निर्माणकारी जो तत्व होते हैं वो 4 होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार और संप्रभुता। जिसके पास में ये 4 तत्व होते हैं, जिस समाज के पास में ये 4 तत्व होते हैं उसी को अपन राज्य कहते हैं। तो ऑस्टिन ये कहता है कि इन 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो होता है प्रभुसत्ता या संप्रभुता, क्योंकि संप्रभुता से ही कोई जो राजनीतिक समुदाय होता है, समाज होता है, वो राज्य का रूप ग्रहण करता है। जब तक प्रभुसत्ता उसके पास में नहीं होती है तब तक आप उसको राज्य नहीं कह सकते हैं। जैसे 1947 से पूर्व भारत जो था वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं था, ठीक है, उसके पास में प्रभुसत्ता नहीं थी, इस वजह से वो स्वतंत्र राज्य नहीं था। आगे देखिए दूसरी विशेषता है संप्रभुता का निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में वास। ऑस्टिन क्या कहता है, देखिए कि ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है।
ये सत्ता ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए कहा जा सके कि अमुक राज्य में प्रभु सत्ता अमुक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास है। दूसरे शब्दों में संप्रभुता ईश्वरीय इच्छा, सामान्य इच्छा, जनमत या प्राकृतिक कानून में निवास नहीं करती है, बल्कि यह किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है। तो इसमें ऑस्टिन क्या कहता है? ऑस्टिन कहता है कि प्रभुसत्ता का राज्य में जो वास होता है वो निश्चित व्यक्ति में होता है, यह व्यक्तियों के समूह के अंदर होता है। वह कहता है कि प्रभुसत्ता का वास निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अंदर होता है, जिसको देख करके हम ये कह सकें कि भाई इस राज्य में ये व्यक्ति जो है वो प्रभु संप्रभु है, इसके पास में प्रभुसत्ता है, मतलब इसके पास में आदेश देने की और आदेश का पालन कराने की सर्वोच्च सत्ता है, ये सबसे ऊपर है, ऐसा हम कह सकें। जैसे अमेरिका के अंदर पर कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति है वो संप्रभु है, भारत में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो संप्रभु है, क्योंकि उसी के पास में शासन की शक्तियां हैं, वही ऑर्डर देता है और वही ऑर्डर का पालन करवाता है। तो वो कहता है कि प्रभुसत्ता का वास निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के अंदर होता है, जिसको देख करके हम कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में उसने क्या कहा कि प्रभुसत्ता ईश्वरीय इच्छा, सामान्य इच्छा, जनमत या प्राकृतिक कानून में निवास नहीं करती है। ऑस्टिन से पहले के जो विचार थे उनका यह मानना था कि किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा कि संप्रभुता जो ईश्वरीय इच्छा के अंदर निवास करती है, किसी ने कहा, जैसे रूसो ने कहा कि सामान्य इच्छा के अंदर निवास करती है, किसी ने कहा कि जनमत के अंदर निवास करती है। तो ऑस्टिन ने इन सभी विचारकों के जो विचार थे इनका विरोध किया और ये कहा कि प्रभुसत्ता निश्चित व्यक्ति में या व्यक्तियों के समूह के अंदर निवास करती है। तीसरी विशेषता देखिए, संप्रभु के आदेश ही कानून। ऑस्टिन क्या कहता है कि ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। संप्रभु कानून का एकमात्र स्रोत है, कानून सबके लिए सर्वोच्च है, लेकिन संप्रभु कानून से भी ऊपर होता है, क्योंकि वही समस्त कानूनों का स्रोत होता है। ऑस्टिन का मानना है कि प्रभुत्व शक्ति प्राप्त सत्ता में समाज के सभी व्यक्तियों से अपने आदेशों का पालन कराने की क्षमता होती है। आगे देखिए, तथा उसकी इच्छा या आदेश ही कानून होता है और उस राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, संगठन तथा समुदायों के ऊपर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ऑस्टिन क्या मानता है? वो ये कहता है कि प्रभुसत्ता जो होती है वो कानून का स्रोत होती है, संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं और संप्रभु ही कानूनों का स्रोत होता है। इसका मतलब वो कानून जो है वो संप्रभु के आदेश को मानता है, कानूनों का और कोई स्रोत वो स्वीकार नहीं करता है, कि कानून का एकमात्र स्रोत जो होता है वो संप्रभु के आदेश ही होते हैं। इसलिए सभी उस राज्य सीमा के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति, संगठन और संस्थाएं जो हैं वो संप्रभु के अधीन है और संप्रभु कानून के जरिए जो है वो अपने आदेश जारी करता है और उन कानूनों का जो है अपने अधीन आने वाली प्रजा से पालन कराता है। जो कोई उन कानूनों का उल्लंघन करता है उसको वो दंडित कर सकता है। तो इसमें कोटेशन दिया है ऑस्टिन का, एक उच्च सत्ताधारी अपने से निम्न सत्ताधारी को जो आदेश देता है वही कानून है, ये ऑस्टिन ने कहा है। उच्च सत्ताधारी कौन है? जो संप्रभु है। और निम्न सत्ताधारी कौन है? जो पब्लिक है, जनता है, उस राज्य के अंदर निवास करने वाले व्यक्ति, संगठन, समुदाय, समूह जो भी हैं वो सब उसके आदेशों का पालन करते हैं। और जो उच्च सत्ताधारी यानी संप्रभु वो आदेश देता है तो इसका मतलब वही कानून है, मतलब संप्रभु सत्ताधारी जो आदेश देता है वही क्या हो गया? कानून हो गया। चौथी विशेषता देखिए, प्रभुत्व शक्ति अनन्य और अविभाज्य। ऑस्टिन क्या कहता है? ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभुता शक्ति अनन्य और अविभाज्य होती है। एक राज्य में एक ही सर्वोच्च सत्ता होती है जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में नियत होती है और जिसकी आज्ञा का पालन समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता है। तो ऑस्टिन प्रभुत्व शक्ति को अनन्य मानता है। अनन्य का मतलब जो अन्य को प्रदान नहीं की जा सकती है, ये किसी व्यक्ति विशेष में या व्यक्तियों के समूह विशेष में निहित होती है और जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि ये इस राज्य में ये प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, तो वो संप्रभुता की जो उसके पास में पावर है वो किसी अन्य को प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि अन्य को प्रदान करते ही तो फिर वो अन्य जो है वो प्रभुत्व सत्ता संपन्न हो जाएगा। ठीक है ना। और एक राज्य में दो प्रभुसत्ता संपन्न रह नहीं सकते, तो इसका मतलब प्रभुसत्ता किसी अन्य को प्रदान नहीं की जा सकती। दूसरी बात अविभाज्य है, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये नहीं है कि भी इस व्यक्ति के अंदर भी संप्रभु शक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर भी संप्रभु शक्ति है। इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों में संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। संप्रभुता को विभाजित करने का मतलब संप्रभुता का नाश करना है।
अगली विशेषता है अधिकांश लोगों द्वारा आज्ञा पालन की आदत। क्या कहता है? ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की एक विशेषता यह है कि राज्य में संप्रभु वही होता है जिसकी आज्ञा का पालन समाज के अधिकांश लोग यदा कदा नहीं बल्कि स्थायी अथवा स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो ऑस्टिन ये कहता है कि संप्रभु जो होता है उसकी आज्ञा का पालन उस राज्य सीमा के अंदर रहने वाले सभी व्यक्ति, समूह, संगठन, समुदाय करते हैं, और ये जो आज्ञा का पालन करते हैं वो स्वाभाविक रूप से करते हैं, स्थायी रूप से करते हैं। ये नहीं कि आज आज्ञा का पालन कर लिया कल उसका विरोध कर देंगे, इस प्रकार से नहीं है, बल्कि स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा राज्य की यानी संप्रभु के आदेशों का पालन किया जाता है। अब देखिए ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना। अब आलोचना किन किन आधारों पर की जाती है? पहला है कानून संप्रभु के आदेश नहीं। देखिए ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता सिद्धांत में संप्रभु के आदेश को ही कानून माना है और संप्रभु को ही एकमात्र कानून का स्रोत माना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आलोचकों का कहना है कि विश्व के सभी देशों में परंपराएं, धर्म, व्यवहार तथा चरित्र आदि काल से कानून के स्रोत रहे हैं। आगे देखिए हेनरी मैन ने तो अपनी आलोचना में महाराजा रणजीत सिंह का भी उदाहरण दिया है और कहा है कि महाराजा रणजीत सिंह पूर्ण प्रभुसत्ताधारी शासक थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जिसे ऑस्टिन के अनुसार कानून कहा जा सके। जिन कानूनों का पालन महाराजा की जनता करती थी वह महाराजा रणजीत सिंह के आदेश न होकर के परंपरागत नियम थे, जिनका आधार धर्म, व्यवहार, धार्मिक परंपराएं और चरित्र था। तो अब इसको समझो आप कि ऑस्टिन ने क्या कहा कि कानून संप्रभु के आदेश हैं, संप्रभु ही कानूनों का एकमात्र स्रोत है। लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि कानून न तो संप्रभु के आदेश होते हैं और न ही संप्रभु एकमात्र कानूनों का स्रोत होता है। मतलब कानूनों के अन्य बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे धर्म है, व्यवहार है, धार्मिक परंपराएं हैं, चरित्र है, ये सब भी किसी राज्य के अंदर कानून के स्रोत होते हैं और उनका पालन भी उसी प्रकार से किया जाता है जैसे कानून का पालन किया जाता है। ठीक है। अब उसने हेनरी मैन नामक विद्वान ने उदाहरण देकर के समझाया कि जैसे महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो पूर्ण प्रभुसत्ताधारी शासक थे, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई आदेश जारी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या वहाँ के उसके राज्य की प्रजा क्या आदेशों का पालन नहीं करती थी, या उस राज्य के अंदर कोई कानून नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन वो कानून महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जारी नहीं किए जाते थे, बल्कि वो कानून परंपरागत नियम थे और उनका आधार क्या था? धर्म, व्यवहार, धार्मिक परंपराएं और चरित्र था। अगली आलोचना है आधुनिक राज्यों में वैधानिक सर्वोच्च सत्ता पूर्णतया अव्यवहारिक। देखिए ऑस्टिन वैधानिक सर्वोच्च सत्ता पर बहुत बल देता है, लेकिन प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ लॉर्ड ब्राइस ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि आधुनिक राज्य में बात पूर्णतया अव्यवहारिक प्रतीत होती है, क्योंकि वहां पर संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हो जाता है। देखिए इसको कि अगर अपन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को आधुनिक राज्यों पर लागू करें तो भी ये पॉसिबल नहीं है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। क्यों? क्योंकि ऑस्टिन ने वैधानिक सत्ता पर यानी कानूनी संप्रभु पर विशेष बल दिया है, जबकि आलोचना करने वाले जो विद्वान है विशेषकर लॉर्ड ब्राइस, उसने क्या कहा कि आधुनिक जो राज्य हैं उनके अंदर ये बात लागू नहीं हो सकती। क्यों लागू नहीं हो सकती है? क्योंकि आधुनिक राज्यों के अंदर संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और आपको पता है संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के द्वारा शासन की जो संपूर्ण शक्तियां होती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में विभाजित कर दी जाती हैं। केंद्र सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोपरि होती है, राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में सर्वोपरि होती हैं। तो इसका मतलब अवैधानिक रूप से आप किसको वो सर्वोच्च मानोगे? आप जैसे अपने देश की बात करें कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री सर्वोच्च है, लेकिन राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री सर्वोच्च है, क्योंकि संविधान के द्वारा दोनों ही जो अपनी अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब संघीय शासन व्यवस्था के अंदर ये जो ऑस्टिन का जो सिद्धांत है कि एक राज्य में एक ही कानूनी संप्रभु होता है वो नहीं माना जा सकता है। अगली आलोचना है वैधानिक सर्वोच्च सत्ता से शक्तिशाली राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता। देखिए अपने सिद्धांत में ऑस्टिन कहता है कि प्रभुसत्ता का निश्चित होना आवश्यक है। वैधानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यह संभव भी हो सकता है, लेकिन वैधानिक सर्वोच्च सत्ता से भी अधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता होती है
जिसकी ऑस्टिन ने अपने सिद्धांत में उपेक्षा की है। देखिए, ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभु को ही मतलब महत्वपूर्ण माना है, कानूनी संप्रभु को ही सर्वोच्च माना है राज्य के अंदर। लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि कानूनी यानी वैधानिक सर्वोच्च सत्ता से, संप्रभु से भी बड़ा जो होता है, शक्तिशाली जो होता है, वो राजनीतिक संप्रभु होता है। राजनीतिक संप्रभु कौन? जिसके पास में राजनीतिक सत्ता होती है, ठीक है, जिसके पास में राजनीतिक सत्ता होती है। और राजनीतिक सत्ता जो होती है वो कानूनी संप्रभु को भी झुकने के लिए विवश कर सकती है। लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता, ये जो है वो कानूनी संप्रभु को भी झुकने के लिए विवश कर सकती हैं। इसको आगे के पॉइंट में और स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। तो कोटेशन देखिए, समाज के वास्तविक शासकों की तो खोज की ही नहीं जा सकती। ये विद्वान है चिपमैन ग्रे। चिपमैन ग्रे क्या करें कि समाज के वास्तविक शासकों की खोज तो की नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभु की बात की कि भाई कानून के द्वारा किसी राज्य में सर्वोपरि जो व्यक्ति है, शासक है, वो कौन है। लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि एक राज्य में संप्रभु कौन है इसकी मतलब खोज करना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसे अपन भारत का उदाहरण लें अगर मान लो, तो जैसे संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियां प्रधानमंत्री को प्रदान की गई, तो अपन कह सकते हैं प्रधानमंत्री जो है वो संप्रभु है, सर्वोच्च सत्तावान है। अपने देश के अंदर वो कोई कुछ भी निर्णय कर सकता है। लेकिन फिर अपन देखेंगे कि अगर प्रधानमंत्री सर्वोच्च है तो फिर प्रधानमंत्री को जनमत के सामने झुकना पड़ता है, लोकप्रिय संप्रभुता के सामने झुकना पड़ता है। क्योंकि संविधान के द्वारा प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब शासन की जो प्रभुसत्ता की जो शक्ति है वो किस में निहित की गई है? जनता के अंदर निहित की गई है। और जनता के सामने प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ता है। तो फिर अब जनता संप्रभु होगी इसका मतलब, ठीक है। तो अब संप्रभु कौन है? संसद संप्रभु है कि कार्यपालिका संप्रभु है कि न्यायपालिका संप्रभु है कि जनता संप्रभु है? ये मतलब एक प्रॉब्लम है। आगे अब देखिए आलोचना, प्रजातांत्रिक देशों पर लागू नहीं। देखिए, ऑस्टिन का सिद्धांत राजनीतिक और सार्वजनिक सर्वोच्च सत्ता को नहीं मानता। इस कारण ये सिद्धांत वर्तमान लोकतांत्रिक देशों पर लागू नहीं हो सकता। क्योंकि ऑस्टिन का सिद्धांत केवल कानूनी यानी वैधानिक सर्वोच्च सत्ता को ही मानता है। वह इस बात का खंडन करता है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक शक्तिशाली राजनीतिक तथा सार्वजनिक सर्वोच्च सत्ता होती है, जिसके सामने वैधानिक यानी कानूनी सर्वोच्च सत्ता को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। तो एक इस आधार पर आलोचना की जाती है कि आधुनिक जो लोकतांत्रिक देश है वहां पर ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। आपको बताया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता ही माई बाप होती है, जनता ही संप्रभु होती है। जनता जिसको चाहती है उसको गद्दी पे बिठाती है, जनता जिसको चाहती है उसको गद्दी से हटा देती है। तो ऑस्टिन ने इस जनमत की शक्ति को या जनता में निहित संप्रभु शक्ति को जो है इसकी उपेक्षा की। उसने तो कानूनी संप्रभु की कल्पना की है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में चाहे कितना भी शक्तिशाली शासक हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, उनको अपने देश की जनमत के सामने झुकना ही पड़ता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो 3 कृषि कानून बनाए गए थे, बाद में जनमत के सामने झुकते हुए जनता के आंदोलन और विरोध को देखते हुए उनको रद्द करना पड़ा, वो इस बात का उदाहरण है। अगली आलोचना, आज्ञा पालन का आधार शक्ति नहीं अपितु इच्छा। देखिए, ऑस्टिन के सिद्धांत में शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रभुसत्ताधारी के पास शक्ति ही ऐसी चीज होती है जिसके जोर से वह साधारण जन समूह से अपनी आज्ञा का पालन कराता है। ऑस्टिन के अनुसार शक्ति के भय से ही जनता कानूनों का पालन करती है। आगे देखिए, पालन करती है। परंतु आलोचकों का कहना है कि हमको ये बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि जनता कानूनों का पालन यानी संप्रभु के आदेशों का पालन केवल दंड के भय से नहीं करती, वरन इसके पीछे उसकी इच्छा एवं राज्य के प्रति भक्ति भी होती है। अब आप समझो इसको कि ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत क्या कहता है कि संप्रभु को अधिकार होता है कि वो अपने राज्य सीमा में निवास करने वाले लोगों को कानून के जरिए जो है नियंत्रण में रखता है,
संप्रभु का आदेश ही कानून होता है, जो कानून का विरोध करता है, उल्लंघन करता है, संप्रभु जो है उसको दंडित कर सकता है। तो कानून के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जो संप्रभु के द्वारा दिया जाने वाला दंड होता है, उस दंड के भय से लोग जो है संप्रभु के आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं कि राज्य में निवास करने वाली जो जनता है वो संप्रभु के शासक के आदेशों का पालन उसके द्वारा दिए जाने वाले दंड के भय से नहीं करती है, बल्कि अपनी इच्छा से करती है, और राज्य के प्रति उनके मन में जो भक्ति होती है उसकी वजह से करती है। क्योंकि जनमत को, जनता को ये पता है कि हम जिसके आदेशों का पालन कर रहे हैं वो हमारे हित में आदेश दे रहा है, हमारे देश के हित में आदेश दे रहा है, इसलिए वो अपनी इच्छा से उनके आदेशों का पालन करते हैं। ठीक है। अब इस चीज की ऑस्टिन ने जो है वो उपेक्षा की है। तो देखिए, एक विद्वान है टी.एच. ग्रीन, इन्होंने क्या कहा है, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। ठीक है। अब अगली आलोचना है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की बहुलवादियों द्वारा की गई आलोचना। ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की बहुलवादियों द्वारा किन आधारों पर आलोचना की गई है। जो छोटे वाला 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन है वो आ सकता है। ठीक है। तो उत्तर देखिए, बहुलवादी विचारकों जैसे लोस्की, मेटलैंड, मैकाइवर, लिंडसे आदि ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की निम्न आधारों पर आलोचना की है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हीं 4 बहुलवादी विचारकों के नाम बताइए। तो लोस्की, मेटलैंड, मैकाइवर, लिंडसे। या ऐसे भी आ सकता है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना करने वाले किन्हीं 4 विचारकों के नाम बताइए। ठीक है। तो पहली बहुलवादियों द्वारा की गई पहली आलोचना है विभिन्न संघों के दृष्टिकोण से। देखिए, बहुलवादियों का मानना है कि राज्य अन्य समुदायों की भांति एक समुदाय है, वह न तो सर्वोच्च इकाई है और न ही अविभाज्य एवं असीमित है। राज्य की सर्वोच्च सत्ता आंतरिक रूप से अनेक समुदायों द्वारा तथा बाहरी रूप में अंतर्राष्ट्रीय नियमों व संगठनों जैसे यूएनओ आदि द्वारा मर्यादित होती है। तो बहुलवादी जो विचारक हैं वो विभिन्न संघों के दृष्टिकोण से ऑस्टिन की संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना करते हैं। ऑस्टिन तो एक राज्य के अंदर एक ही संप्रभु मानता है, जबकि बहुलवादी जो है वो कहते हैं कि एक राज्य में बहुत सारे जो है वो संप्रभु होते हैं। क्यों? उदाहरण देखिए आप कि राज्य का निर्माण जो है वो किन तत्वों से होता है, जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार और संप्रभुता। ठीक है। 4 तत्व हो गए। अब आप परिवार के ऊपर इनको लागू करके देखिए, क्या परिवार जो है वो भी राज्य की तरह संप्रभु नहीं है क्या? देखिए, परिवार के अंदर जनसंख्या का तत्व है कि नहीं है, परिवार के निश्चित मेंबर होते हैं। ठीक है। पहला हो गया जनसंख्या, परिवार के सदस्य। दूसरा निश्चित भूमि, तो परिवार जो होता है वो एक निश्चित स्थान पर अवस्थित होता है। फिर सरकार मतलब परिवार का जो मुखिया होता है वो सरकार होगी। और संप्रभुता मतलब वो जो मुखिया होता है उसके पास में आदेश देने और आदेशों का पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति होती है। परिवार में क्या डिसीजन लेना है वो मुखिया तय करता है। अगर मुखिया की कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो वो उनको दंडित भी कर सकता है। प्लस समाज के अंदर जो दूसरे लोग हैं, परिवार है, उनके साथ में किस प्रकार के रिश्ते रखने उसका तय करने का अधिकार भी परिवार के मुखिया को होता है। तो इसका मतलब जो तत्व राज्य का निर्माण करते हैं और जो शक्तियां संप्रभु के पास में होती हैं वो छोटे रूप में परिवार के पास में होती है, परिवार के मुखिया के पास में होती है। तो परिवार भी एक प्रकार से राज्य की तरह एक संघ हो गया। ठीक है। तो ये बहुलवादी कहते हैं कि एक राज्य में बहुत सारे संघ होते हैं, राज्य की तरह बहुत सारे संघ होते हैं। ये है कि भाई वो आकार में छोटे हो सकते हैं, शक्ति और प्रभाव में छोटे हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र राज्य ही प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है। अन्य भी बहुत सारे संघ और संगठन जो है वो प्रभुसत्ता संपन्न होते हैं। तो एक कोटेशन देखिए, समुदाय राज्य के समान ही सार्वभौम सत्ता संपन्न होते हैं, लोस्की। अब अगला देखिए, दूसरा जो आलोचना किस आधार पर की गई है, कानूनी दृष्टिकोण से। देखिए, बहुलवादियों ने दूसरा प्रहार कानूनी आधार पर किया है। बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध करते हैं कि राज्य कानूनों का स्रोत है तथा उसके आदेश ही कानून है। उनका मानना है कि संप्रभु यानी राज्य एकमात्र कानूनों का स्रोत नहीं होता है और कानून राज्य पर भी बंधन लगाते हैं। देखिए, कानूनी दृष्टिकोण से भी बहुलवादियों ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है। किस आधार पर आलोचना की है? पहली बात तो यह कि भाई संप्रभु एकमात्र कानूनों का स्रोत नहीं होता है, कानूनों के अन्य भी स्रोत होते हैं, जैसे परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, धर्म होता है, ठीक है ना, चरित्र होता है, ये भी जो है वो कानून के स्रोत होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ऑस्टिन ये कहता है कि
संप्रभु जो है उस पर कानून लागू नहीं होता है, संप्रभु कानून से ऊपर होता है। जबकि बहुलवादी जो है, आलोचना करने वाले जो है, वो क्या कहते हैं कि संप्रभु भी कानून के अधीन होता है, उस पर भी कानून लागू होता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, वो भी संविधान और कानून के अधीन है। जो कानून और जो संविधान के प्रावधान आम जनता पे लागू होते हैं वही उन पे भी लागू होते हैं। जबकि ऑस्टिन ने इसका उपेक्षा की है। अब कोटेशन देखिए, कानून राज्य से स्वतंत्र, ऊपर और व्यापक होता है। ये कोकर का कोटेशन है। दोस्तों एग्जाम के अंदर जो है आपको पॉइंट और कोटेशन बिल्कुल रट के जाने हैं और एकदम सही से लिखने हैं। भले वर्णन आप कैसा भी लिख दो, लेकिन पॉइंट और कोटेशन आपके बिल्कुल राइट होने चाहिए। तीसरी आलोचना है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से। देखिए, बहुलवादियों का मानना है कि संप्रभुता का बाहरी पक्ष भी काल्पनिक और मिथ्या है, क्योंकि संप्रभुता बाहरी दृष्टि से भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, राज्यों के आपसी समझौते तथा अंतर्राष्ट्रीय संघों द्वारा सीमित है। तो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी बहुलवादियों ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की है। ऑस्टिन ने क्या कहा है, बाहरी संप्रभुता के अंतर्गत उसने कहा था कि संप्रभु जो होता है वो दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध निर्धारित करने हैं, किस प्रकार की विदेश नीति निर्धारित करनी है, उसमें पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, उस पर कोई दबाव और कोई नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन बहुलवादी कहते हैं, आलोचना करने वाले कहते हैं कि ये दृष्टिकोण सही नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो संप्रभु के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, राज्यों के आपसी संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस प्रकार के संगठन होते हैं। तो इनका उल्लंघन करके, इनके प्रतिकूल आचरण करके कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अपनी विदेश नीति का संचालन नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आगे देखिए, अब नोट, इस टॉपिक पर एग्जाम में इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक पर और किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं वो भी मैंने नोट कर दिए हैं। देखिए, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, ऐसे भी आ सकता है इस टॉपिक पे। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की किन आधारों पर आलोचना की जाती है, इस टॉपिक पर भी आ सकता है। ऑस्टिन के एकत्ववादी सिद्धांत की बहुलवादियों द्वारा किन आधारों पर आलोचना की गई है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और किन्हीं 4 बहुलवादी विद्वानों के नाम लिखिए। एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टॉपिक एक ही है, लेकिन उस पर अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी हमारा वीडियो जो है वो पहुंच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।